अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। और सुबह की सोच के साथ मैं हूं नम्रता तारिक। मैं हुसैन लियाकत। सुबह की सोच में आपको कहते हैं खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी और आज हफ्ते का दूसरा वर्किंग डे है। अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे थे कि आज हफ्ता है। आपकी जो एनर्जी है आज तो डबल होगी। कल जिन लोगों की एनर्जी हमारे साथ मैच नहीं कर रही थी, आज उनकी एनर्जी हमारे साथ मैच करेगी। इस्लामाबाद के वेदर की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा उसमें खुंदकी आ चुकी है, ठंडा हो चुका है और जो एक गर्मी का माहौल बना हुआ था पिछले 15-20 दिन में, वो बारिश के बाद बिल्कुल खत्म हो चुका है और हम सर्दियों की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। आर यू एक्साइटेड फॉर विंटर? या वेरी मच। बहुत, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस साल ऐसे लगता है जैसे गर्मी ने सता के रख दिया था। एग्जैक्टली। लंबी हुई ना, बेसिकली बहुत लंबी गर्मी। और इवन जब आप सितंबर में आके मौसम आपका अच्छा हो गया, खुशगवार हो गया, उसके बाद से एक 15-20 दिन का जो स्पेल आया गर्मी का, वो बहुत ही ऐसा स्पेल था कि जिसने तमाम तर मेरे जैसे लोगों को मायूस ज़रूर किया था, क्योंकि हम महसूस कर रहे थे कि अब सर्दी आ रही है, लेकिन एकदम सर्दी आते आते गर्मी आ गई थी। और अभी भी कहीं ना कहीं ये डर निमरा ज़रूर है कि कहीं गर्मी वापस ना आ जाए, है ना। लेकिन अभी फिर भी एक्सपेक्ट ये कर रहे कि अब अगर एक दफ़ा बारिश हो जाती है तो वो फिर आपका बिल्कुल माहौल जो है ना वो बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी हैं आज की, वो भी शेयर करते हैं। सबसे पहले अच्छे मौसम की बात हो रही है और अच्छा मौसम हम लोग खुद विटनेस करते हैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के बहुत से शहरों में, नॉर्दर्न एरियाज़ में ख़ास तौर पर। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद का जो मौसम होता है उसकी एक अलग खूबसूरती है। अब उस मौसम की वजह से भी और जो यहाँ के दिलकश और खूबसूरत नज़ारे, उसकी वजह से जी खबर ये है कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पूरी दुनिया के जितने भी कैपिटल्स हैं उसमें दुनिया के दूसरे नंबर पर है हमारा कैपिटल। और आप अंदाज़ा लगाएं हसनैन के इसमें पेरिस और टोक्यो जैसे जो शहर हैं उसको भी इस्लामाबाद ने पीछे छोड़ दिया है। और या शायद यहाँ का एक तो वेदर बहुत अच्छा होता है, फिर उसके अलावा अगर आप बात करें मनाजिर की, पाकिस्तान कह रही हूँ, ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी, लेकिन इस्लामाबाद में मार्गला हिल्स सबसे खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। लिटरली द अदर डे आई एक्सप्लोर्ड अ न्यू प्लेस इन इस्लामाबाद, एक वाटरफॉल। तो मतलब वो एक वाटरफॉल नहीं है, ऐसी कई वाटरफॉल्स हैं। तो वहाँ जाके ऐसा लगता है इंसान पता नहीं दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन जगह पे आ चुका है। तो शायद यही इतने अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से ये दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन कैपिटल पहले भी था और अभी ये जो लिस्ट में नाम है ये इस्लामाबाद ने बरकरार रखा है। सो बीइंग एन इस्लामाबादी, मुबारक हो। मुबारक हो जी, आपको भी मुबारक हो। और तमाम इस्लामाबादीज को इस तरह की तहकीकात जब भी निमरा आती हैं तो दिल से खुशी होती है। और ये जो रिपोर्ट्स होती है ये हर इदारा डिफरेंट देता है। किसी के मुताबिक अगर आप अभी गूगल पे सर्च करेंगे तो शायद आपको इस्लामाबाद जो है वो 5वें नंबर पे नजर आए, 10वें नंबर पे नजर आए, लेकिन ये बहुत सारे इदारे होते हैं जो डिफरेंट रिपोर्ट्स आपको पेश करते हैं। और ये वाली जो रिपोर्ट है इसको मैं इस वजह से भी एग्री करता हूँ कि इस्लामाबाद में वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि आपको मैं समझता हूँ कि एक लाइफ गुजारने के लिए चाहिए होते हैं, वो यहाँ पे हैं। ट्रेल्स यहाँ पे हैं, पार्क्स यहाँ पे हैं, नेशनल पार्क यहाँ पे है, जिम्नेजियम यहाँ पे हैं। एक अगर कमी है तो समुंदर की है, वो भी अगर कोई, बल्कि वो लेकिन है ना हमारे पास चले जाएं तो छोटा सा समुंदर वहाँ पे हमारे पास, मैंने बताया वाटरफॉल्स हैं। तो इस्लामाबाद में बहुत कुछ है। तो बार बार मेरी जुबान पे ना पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तानी सब कुछ है। बहरहाल जी, इस्लामाबाद के व्यूज आपकी पिक्चर्स ही देख लेना। इवन आपको पता है इस्लामाबाद के इतने पेजेस बनते हैं सोशल मीडिया पे जो बस बाकायदगी से ये पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी के हवाले से। अब आपको बताते हैं स्टोरी ये है कि एक पेशावर कोप एमआई टीम ने एक नया कारनामा सर अंजाम दिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात हैं उनकी तकरीबन 16 पीक्स में से उन्होंने 2 टन तकरीबन जो कचरा है उसको निकाला है, उसको साफ किया है। और ये जो इकदाम है इसको नाम दिया गया क्लाइमेट टू चेंज का, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात के एक बैंक है, मशरिक बैंक, उसके ताउन से ये तमाम तर चीज़ें की गई। इसका जो ये काम क्यों किया गया, ये आपके माहौल को महफूज करने के लिए किया गया, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है। जिस तरह निमरा ने बात की कि इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है, लेकिन पाकिस्तान पूरा भी खूबसूरत है, लेकिन उसकी हम केयर नहीं करते हैं। केयर आके चाहे मुत्तहिदा अरब अमारात से हमें स्टोरीज मिलती हैं कि वहाँ के बैंक्स कर रहे हैं या फिर बाहर के लोग कर रहे हैं, हमें भी केयर करनी चाहिए। इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में एक अवेयरनेस मैन भी बुला चुके हैं, वो भी इसी तरह आपके ट्रेल्स की केयर करते हैं। तो आप जब भी किसी पहाड़ी सिलसिले में जाएं तो वहाँ पे एक कचरा ना फेंकिए। 2 टन कचरा आपकी 16 पहाड़ियों से उठाया जा रहा है। और इस जो मुहिम का मकसद था वो मैंने आपको पहले बता दिया, माहौलियात को ठीक करना था, इन्वायरमेंट को ठीक करना था। और गिलगित बल्तिस्तान की जो खूबसूरती है, उसकी जो खूबसूरत वादियाँ हैं जो दुनिया की 14 बुलंद तरीन पीक्स में वहाँ पे शामिल हैं, उनको वो साफ़ सुथरा करना चाहते थे। और इसी वजह से उन्होंने इक़दाम किया और 2 टन जो कचरा है उसको बरामद किया।
بالکل ایسے ہی ہے، اور ہم لوگ بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ قسم کا ہمارا رویہ ہوتا ہے حسنین، تو اس سب سے ہمیں گریز کرنی چاہیے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر بھی حسنین، آج کی میرے پاس ایک شارٹ سٹوری ہے، وہ انڈیا سے ہے۔ بھارت میں ایک شخص حسنین، آپ نے ویسے کبھی خود مساج کروایا ہے؟ ہاں بہت سے لوگ بہت مساج کرانے کے شوقین ہوتے ہیں، اور مساج از ویری ہیلتھی، لیکن پلیز میک شیور کریں کہ آپ جس بھی مساج سینٹر پر جائیں وہ اوتھینٹک ہو، وہاں پہ جو لوگ مساج کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوں، وہ سرٹیفائیڈ ہوں۔ اب بھارت میں بڑا ہی خطرہ جان والی بات نہ ہو، نیم مساجر خطرہ کیا؟ خطرہ ایمان تو میں نہیں کہوں، یہ جو آپ پڑھیں گے خطرہ جان، یہ خطرہ زبان، خطرہ زبان، یہ خطرہ جان بھی ہے بیچارے کی۔ خیر خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، پھر آپ کو بھی اندازہ آ جائے گا کہ ہم کیا آپ لوگوں سے پہیلیاں بھجوا رہے ہیں۔ بھارت میں ایک شخص نے جی مفت میں مساج کروا لیا سر کا، اور اس کے بعد اس کی بولنے کی صلاحیت ہی سے وہ محروم ہو گیا۔ بھائی کرناٹک کا یہ علاقہ بیلاری ضلع ہے وہاں پہ کوئی انڈیا میں، اور یہ 30 سالہ شہری ہیں۔ تو اب وہ جو ہے وہ کسی غیر تربیت یافتہ حجام کے پاس چلے گئے اور انہوں نے مساج کروائی، اور اس دوران گردن میں بل پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد ان کو سٹروک ہوا، جب وہ گھر پہنچے تو وہ بول نہیں پا رہے تھے، اور بائیں جانب ان کو بڑی کوئی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ خیر وہ ہاسپٹل گئے، ڈاکٹرز نے وہاں پہ پھر ان کو بتایا کہ بھائی جان جو آپ نے مساج کروائی ہے اس کی وجہ سے آپ کی شریان اس وقت پھٹ چکی ہے۔ سو ڈاکٹرز نے اس وقت خبردار کیا کہ تیز رفتار جو ہے نا، تیز رفتار مساج اس سے خون کی شریانیں پھٹنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، جو ان موصوف کے ساتھ بھی ہوا۔ اور یہ چلے ان کی بولنے کی صلاحیت گئی، جس میں پہلے کہہ رہی تھی کہ خطرہ جان بھی ہے، ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ چلے ان کی جان بچ گئی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور آئی ہوپ سو کہ وہ ٹریٹمنٹ کے بعد واپس بولنے کے قابل ہو جائیں، لیکن کتنا بڑا رسک ہے۔ بالکل ایسے ہے جس طرح آپ نے بتایا نا کہ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے، پھر نیم مساجر خطرہ زبان ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ مطلب آپ کسی بھی مساج سینٹر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی کیپیبلٹیز کو بھی آپ کو چیک کرنا چاہیے، یا پھر آپ جو ہم اکثر کرتے کیا ہے کہ ہم باربر شاپ میں چلے جاتے ہیں، کٹنگ شٹنگ کرواتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذرا ہیڈ مساج کر دو، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک باربر ہے، کیا اس کو مساج کا کام آتا ہے نہیں آتا، دیٹ از اے بگ کوسچن۔ تو آپ ہر جگہ پہ جا کے اپنی مساج نہ کروائیں، بلکہ سرٹیفائڈ سینٹرز میں چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نہیں تو آج آپ کی اس شخص کی جس طرح بولنا ہی چلی گئی، بولنا وہ اب پتہ نہیں واپس ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی ایک قدرت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ جیسا نمرہ بتا رہی ہیں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی سٹوری کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، دنیا بھر میں مسلم آبادی 2 ارب سے تجاوز کر گئی ہے، جس کی وجہ سے اسلام دنیا کا تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب بن چکا ہے۔ اس بڑھوتری کا سبب مسلم اکثریتی ممالک میں زیادہ پیدائش کی شرح ہے، اور دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے تبدیلی جو ہے وہ مذہب کے واقعات میں یہ شامل ہوتا ہے۔ اسلام کی بات کی جائے تو اسلام کی پھیلاؤ نے عالمی آبادیات کو متاثر کیا، اور آئندہ چند دہائیوں میں اس میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ یہ تبدیلیاں دنیا بھر میں ثقافتی اور سماجی منظر نامے کو بھی تبدیل کریں گی، اور انہی تبدیلیوں سے کلائمیٹ چینج بھی آئے گا۔ لیکن جو مسلم آبادی ہے جب یہ بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی جو مسلمانوں کا اثر رسوخ ہے وہ ہر شعبے میں بڑھے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح مسلم آبادی بڑھتی ہے اسی طرح سے مسلمانوں کا جو اسکل لیول ہے وہ بھی بڑھے، چاہے آئی ٹی کی بات کی جائے، چاہے اے آئی کی بات کی جائے، چاہے کسی اور ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے، وہاں پہ ان کا اسکل لیول بھی بڑھے تاکہ ہماری جو آبادی ہے وہ اسکلفل بھی ہو۔ بالکل جی ایسا ہی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی میرے پاس بھی ہے، وہ یہ کہ لگزمبرگ نے تاریخ رقم کرتے ہوئے دنیا کا پہلا ملک بن کر عوامی ٹرانسپورٹ کو مکمل طور پر مفت کر دیا ہے۔ یہ اقدام جو ہے وہ شہریوں کی سہولت اور ماحول کی بہتری کے لیے اوبویسلی کیا گیا ہے، اور اب جو لوگ وہ بغیر کسی کرائے کی بسز کا یا پھر ٹرینز کا استعمال کر سکتے ہیں، جس سے سفر کرنا نہ صرف اوبویسلی آسان ہو جائے گا بلکہ آپ کے لیے افورڈیبل بھی ہو جائے گا، اور آپ بڑی خوشی خوشی سے یہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال بھی کریں گے، خوشگوار ہوگا۔ اور اس جو اقدام ہے اس کی وجہ سے دوسرے تمام تر ممالک جو ان کے لیے ایک نئی مثال بن گئی کہ عوامی خدمات کو کس طرح پرائیورٹی رکھنا چاہیے، نمبر 1 رکھنا چاہیے۔ اور آئی ہوپ سو کہ ہمارے جو حکومتیں ہیں، ہماری چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں، ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہو، پورے ملک میں ہماری جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں، ان کو بھی کبھی احساس ہو کہ اپوزیشن کو گرانے کے علاوہ بھی کوئی کام ہوتا ہے آپ کا عوام کو۔ اب دیکھیں پاکستان میں آپ کوئی اناؤنس بھی کر دیں گے کچھ مفت تو وہ اتنی اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تو عوام بھی بڑا غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن حکومتیں بہرحال ان کو اس طرح کام کرنا چاہیے، عوام کی خدمت کرنی چاہیے۔ دیٹ از سم تھنگ جو ان کو لازمی طور پہ کرنا چاہیے، جو کہ ہمارے ہاں ہوتا نہیں ہے۔ بالکل درست، جس طرح آپ نے لگزمبرگ کی سٹوری شیئر کیا ہے، یہ یورپ کا ایک
तगड़ा मुल्क है मुआशी एतबार से। फिर टूरिज्म के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो स्विट्जरलैंड के साथ साथ का मुल्क है। लग्जमबर्ग में बहुत ही खूबसूरत जगह हैं टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट को भी वहाँ पे बहुत अच्छे से अकोमोडेट किया जाता है। यूरोप का एक तगड़ा शहर है मालियाती लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से। और मैं आपको एक और बात बताऊं और व्यूअर्स को भी कि दुनिया में अगर इस यूरोपीय खित्ते की बात की जाए पूरे 27-28 ममालिक की, तो यूरोप में जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो दुनिया में सबसे बेहतर और सबसे सस्ता है। अगर आप यूके की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, तो वहाँ पे आपको, या इवन यूएई की बात करें, वहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक तो ना होने के बराबर मिलती है। जो आप कैब्स वगैरह लेते हैं वो आपका खून पसीना निचोड़ लेती हैं। लेकिन यूरोप की बात की जाए तो यहाँ पे ट्रेन सिस्टम बहुत अच्छा है, ट्राम सिस्टम बहुत अच्छा है, बसेस का सिस्टम बहुत अच्छा है। हर छोटी छोटी अगर कंट्री की भी आप बात करेंगे तो इनका जो सिस्टम है वो आपस में इंटरलिंक भी है और उसके साथ साथ बहुत ही इकोनॉमिकल भी है। और इसी वजह से जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो जब यूरोप में जाते हैं तो वहाँ पे जाकर वो ज्यादा इंजॉय इसी वजह से करते हैं कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के इतने ज्यादा अखराजात नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, अगली स्टोरी के हवाले से आपको बताते हैं जहाँ पे अब पहले मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, ख्वाब तो आप देखती होंगी? ऑब्वियसली सभी देखते कितने लेकिन कौन से वाले, जागते वाले या सोते वाले का? नहीं, सोने वालों की बात करो। जागते सोने वाले भी देखती हूँ, जागते वाले भी देखती हूँ। अच्छा, जागते हुए भी आप ख्वाब देखते हैं? जागते हुए इंसान का ख्वाब होता है ना, मैं ये करूँ वो करूँ, तो वो जागने वाले ख्वाब होते हैं। ठीक, लेकिन मैं सोने वाले ख्वाब की बात कर रहा हूँ। और आपको अगर मैं बताऊँ कि आपको आपने रात को ख्वाब देखा हो और वो रिकॉर्ड हो जाए? नहीं, ये कभी नहीं देखा। ये कभी नहीं देखा, सोचा भी नहीं, कैसे हो सकता है? अच्छा जी, अब ख्वाबों को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप जितने भी ख्वाब देखिए वो रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। जापानीज साइंसदानों ने एक ऐसी एमआरआई मशीन तैयार की है जो ख्वाबों को रिकॉर्ड और प्लेबैक भी कर सकती है। और मेरे ख्वाबों में पता नहीं क्या क्या आएगा भाई। लेबोरेटरी है न्यूरो साइंस लेबोरेटरीज के रिसर्चर ने नींद के दौरान दिमाग की बसरी तजुर्बात को दोबारा तख्लीक करने में कामयाबी हासिल की है। ये अमल दिमाग की सरगर्मी के पैटर्न्स का तजर्बा करके वीडियोस की मानित उसके तसलसल में तब्दील करने में मुश्तमिल है। अगरचा ये टेक्नोलॉजी काफ़ी, आप जिस तरह हैरान हुई है, अभी इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन जो भी टेक्नोलॉजी आती है वो पहले इब्तदाई मराहिल में होती है, फिर उसके ऊपर काम होता है, फिर उसके ऊपर काम होके उसको इख्तितामी मराहिल में भी पहुंचाया जा सकता है। और लेट्स सपोज अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई तो कितना मजा होगा है। आपने जाके एमआरआई करवाना है, रात को जो मैंने ख्वाब देखा उसकी वीडियो चाहिए मुझे। नहीं, मैं तो पूरे दिन अपने ख्वाबों का प्लेबैक देखती हूं। और कभी कभी तो ख्वाब में बंदा प्राइम मिनिस्टर भी होता है, तो उसका जब प्लेबैक आ जाएगा तो बंदा सबको बताएगा, देखो यार रात को मैं कितने प्रोटोकॉल में था यार, ये प्रोटोकॉल चेक करो, ये मेरा खिताब चेक करो। जनरल असेंबली में अच्छे ख्वाब ही नहीं होते, बहुत बुरे और भयानक ख्वाब भी होते। तो मैं कोई इतनी इसकी तायीद नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ही, खैर चले जी। एक और आपके साथ खबर शेयर करते हैं। चीन जदीद हाईटेक ड्रोन्स का तजर्बा भी किया चीन ने। एक तो आपने तो जापान का बताया, राइट? दुनिया पता नहीं क्या क्या कर रही है भाई। खैर, चीन ने ये किया, कहीं भी बारिश पैदा कर सकते हैं आप, और उसके बाद ये सब कुछ क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मुमकिन है। ये ड्रोन्स जो है वो हवा में सिल्वर आयोडाइड जैसे एजेंट्स छोड़कर बारिश को मुतहर्रिक करते हैं। कि मंसूबा जो है वो पानी की कमी और मौसमी मसाइल से निपटने के लिए चीन की कोशिशों का एक बड़ा हिस्सा है। खास तौर पर अगर बात की जाए कि बहुत सारे खुश्क इलाके चीन में भी, सिंकियांग वगैरह वहाँ पे, पर उसके अलावा अगर चाहे ये जो टेक्नोलॉजी है ज़राअत और कुदरती आफात में फ़ायदेमंद हो सकती है, उसके साथ ही जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं वो हो गए, या फिर बहुत सारे जोग्राफिकल इम्प्लिकेशंस भी हैं, उसके हवाले से भी खदशात पैदा करती है। तो जहाँ पे कोई अच्छी साइड है वहाँ पे बुरी साइड्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, खासतौर पर व्हेन इट कम्स फ्रॉम चाइना, तो कहीं ना कहीं आपको ड्रॉबैक भी दिखाई दे देता है। खैर, ये एक और, जिस तरह ये ड्रोन्स का शो भी करते हैं ना, तो वो एक अजीबो गरीब सा शो होता है। वो जब बंदा देखता है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बाज़ औक़ात ये पता नहीं कोई प्रोग्रामिंग के तहत है, किसी सिस्टम के तहत है कि पीछे से प्रोग्रामिंग हुई होती है। वो चीन में हमने अक्सर ड्रोन्स देखे हैं कि उसमें उन्होंने चाइना लिखा होता है, डिफरेंट अपनी वर्डिंग लिखी होती है। तो वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ही आगे हैं। और ये जो क्लाउड सीडिंग के हवाले से, इस हवाले से पूरी दुनिया में काम हो रहा था। हमने बहुत सारे ममालिक में हम गए, वहाँ पर हमने देखा कि क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिशें करवाई जा रही हैं, क्लाइमेट चेंज को तब्दील किया जा रहा है। लेकिन ये चीन जो काम करता है ना, वो इस वजह से करता है कि उसको और स्पीडी किया जाए, और ताकि आए दिन क्लाउड्स को जो है वो हम बरसा सकें। सो अच्छा, लाहौर में बड़ी जरूरत पड़ती है भाई हमें दौरान। लाहौर में भी मेरे ख्याल पिछले दिनों की थी इन्होंने क्लाउड सीडिंग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं रूस के इलाके से एक जबरदस्त खबर। इससे पहले जितनी भी खबरें हैं, निमरा बताती थी कि कभी सेब का रंग क्या हो गया, पर्पल कलर का सेब हो गया, इस तरह अंडा सफेद कलर का हो गया। अब ये खबर मैं आपको बता देता हूं कि रूस के इलाके में वाक़ झील
बल्निस्कोए, जो अपनी गुलाबी रंगत और उस पर गुजरने वाली माल बरदार ट्रेन की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। एक मुनफरिद सियाती मुकाम का ये दर्जा रखती है। ये नमकीन झील मगरबी साइबेरिया में नमक का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है, जिसकी नमकियात की सतह बहरे मुर्दार से मिलती जाती है। जिस बरे मुर्दार उसी को कहते हैं जिसको डेड सी हमने पिछले दिनों कहा था। और यहाँ मौजूद जो केमिकल्स हैं वो झील की गुलाबी रंगत को मज़ीद बढ़ाते हैं। झील पर तैरती हुई पुरानी माल बरदार ट्रेन का मंजर देखना एक अजीब व गरीब तजुर्बा भी है और एक एडवेंचर भी है, जो इसे दीगर पानी के ज़खायर से मुमताज़ करता है। और आप देखिए कि आप कलर्स बताती थी, कभी अंडे का, कभी सेब का। आज तो मैंने आपको झील पूरी की पूरी, आज आपको मैंने झील पूरी की पूरी लाल बता कलर्स देखे, उसके कलर्स देखे आप विजुअल्स में। खैर जी, ये थी हमारी आज की कुछ शॉर्ट स्टोरीज। आई होप सो कि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होंगी आपको ये स्टोरीज हमारी। इंटरेस्टिंग, वैसे ज्यादातर स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पे हम शामिल करने लगे हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, पाकिस्तानी सियासत में क्या हलचल मची हुई है एज यूजुअल, उस पर डिटेल से बात होती है। सो स्टे विद अस।